आज की इस वीडियो का टॉपिक है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन कंसोलिडेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंसोलिडेशन परफॉर्म करते हुए कोई भी ग्रुप ऑफ कंपनीज किस तरह से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करती हैं और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ओनरशिप की वो पोजीशन होती है, ओनरशिप का वो पॉइंट होता है जहां पर शेयर होल्डर्स का जो राइट है, शेयर होल्डर्स जो हैं वो लेस देन 50% कंपनी को होल्ड करते हैं। और जब क्योंकि वो 50% से लेस उनका कंट्रोल होता है कंपनी पे, उस यूनिट पे, तो यहाँ पर उनका डिसीजंस के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जिस तरह से कंसोलिडेशन में हमने बात की थी, इसी तरह से अब अगर देखें तो ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो कंसोलिडेशन में जब कंपनी की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो उसमें कुछ पोर्शन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का होता है और कुछ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का होता है। इसलिए दोनों की फिगर्स, दोनों की वैल्यूज का पता होना जरूरी है। साथ ही साथ गुडविल की कैलकुलेशन के टाइम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का भी हिस्सा आता है, इसलिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जरूरी है। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है सबा कंपनी। सबा कंपनी चाहती है कि वो टैस कंपनी को एक्वायर कर ले। अब क्योंकि सबा कंपनी जो है वो एक्विजिशन करना चाहती है, तो जब एक्विजिशन की जाती है तो गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। गुडविल को कैलकुलेट जब किया जाता है तो उसमें एनसीआई का पोर्शन या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का पोर्शन ऐड करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि अगर सबा कंपनी के लिए देखें कि उसने टैस कंपनी को एक्वायर करना है, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है कि परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन कितनी करेगी सबा कंपनी। अगर तो सबा कंपनी 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है टैस कंपनी में, तो तब ये कंसोलिडेशन परफॉर्म कर सकेंगे और तब ही एनसीआई भी कैलकुलेट होगा। क्योंकि हमने बात की थी कि कंसोलिडेशन जो है वो सब्सिडरी के लिए परफॉर्म की जाती है और सब्सिडरी वो कंपनी होती है जो कि 50% से अबव जिसमें पेरेंट कंपनी का हिस्सा हो। तो अब लेट्स सपोज कि जो परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन है सबा कंपनी की वो है 60%। मतलब सबा कंपनी जो हो जाएगी वो पेरेंट कंपनी होगी क्योंकि वो टैस को एक्वायर कर रही है, और टैस में क्योंकि 60% एक्विजिशन कर रही है सबा कंपनी, इसलिए टैस कंपनी हो जाएगी सब्सिडरी। अब यहां पर क्योंकि सबा कंपनी ने 60% शेयर लिया है, तो इसका मतलब हो गया कि सबा कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है टैस कंपनी में। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि ये इसकी सब्सिडरी है और सब्सिडरी पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, मतलब कि जो सबा कंपनी है उसके पास वोटिंग राइट होंगे जिनके थ्रू वो डिसीजन मेकिंग कर सकती है। यहां तक तो बात होगी सब्सिडरी की। अब हम देखें तो 60% अगर सबा कंपनी ने एक्वायर कर लिया है तो 40% रिमेनिंग है। मतलब 100% में से जो शेयर है वो 60% एक्वायर कर चुकी है सबा कंपनी और 40% एक्वायर नहीं किया सबा कंपनी ने। तो अब ये जो 40% एक्वायर नहीं किया, इसके ऊपर सबा कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। मतलब जो पोर्शन पेरेंट कंपनी ने नहीं एक्वायर किया उसके ऊपर पेरेंट कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। जब कंट्रोल नहीं होगा तो इसे हम कहेंगे कि ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। अब ये जो 40% हो गया इसको हम कहेंगे कि ये एनसीआई है। इनका, इन 40% शेयर होल्डर्स का कोई वोटिंग राइट नहीं है, ना वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और ना वो कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहां तक तो हमने देख लिया कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। अब अगर हम इसको ये जानें कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक सा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इनिशियल अमाउंट कितनी है एनसीआई की। ये इनिशियल अमाउंट वो है जितने एनसीआई की जो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन जो वैल्यू होगी वो यहां पर लिखी जाती है।
तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जितनी वैल्यू इनिशियल टाइम पे एनसीआई की थी वो लेट सपोज 100,000 रुपीस की थी। अब अगर तो एनसीआई साल के दौरान, क्योंकि हमने अब जो एनसीआई कैलकुलेट करना होता है वो ईयर एंड का करना होता है, क्योंकि ईयर एंड के टाइम पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है और एनसीआई का जो हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एनसीआई जो एक्विजिशन के टाइम थी वो आ जाएगी, और अगर कोई इंक्रीज हुआ है एनसीआई में, मतलब कि यहाँ पर 60% की बजाय कंपनी ने 55% राइट कर दिया है, मतलब 5% जो है वो सेल कर दी है शेयर होल्डिंग, तो अब जो एनसीआई होगी वो 45% हो जाएगी। तो मतलब 5% का चेंज आ रहा है एनसीआई में। तो अगर कोई चेंज होगा तो उसको भी ईयर एंड पे हमने डिस्क्लोज करना है, जिसका नॉर्मली एसेट्स को डिस्क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि 20,000 का जो शेयर है 20,000 रुपीस का वो एनसीआई में बढ़ चुका है। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि कोई ऐसा शेयर है जो पोस्ट एक्विजिशन के टाइम पे जिसकी वजह से इक्विटी में चेंज आया हो, तो वो भी हमने यहाँ पर रिपोर्ट करना है। हम एज्यूम कर देते हैं कि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया एक्विजिशन के बाद इक्विटी में, तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब हमने यहाँ पर ऐड तो ये दोनों चीजें करनी है जिनकी वजह से एनसीआई की अमाउंट बढ़ेगी, लेकिन लेस भी कुछ करना है, मतलब कि अब जितने पैसे एनसीआई ने पे कर दिए हैं वो भी हमने यहाँ से लेस करना है। मतलब जितना डिविडेंड एनसीआई को पे कर चुके हैं वो डिविडेंड अब इस अमाउंट का हिस्सा नहीं रहेगा। तो लेट सपोज कि 10,000 को डिविडेंड हमने पे कर दिया है एनसीआई को। अब अगर कंपनी ने 10,000 का डिविडेंड पे कर दिया है, एनसीआई 20,000 की रेज हुई है और इनिशियल अमाउंट 100,000 की थी, तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एट द ईयर एंड एनसीआई की कैरिंग अमाउंट क्या होगी। अब यहाँ पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो एनसीआई की अमाउंट आ जाएगी 1,10,000 रुपीज। इनिशियल पर इतनी थी, लेकिन उसमें कुछ इंक्रीज आया और डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की वजह से आएगा। इसके अलावा इन ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इनके अलावा एनसीआई में मोस्ट प्रोबेबली कोई भी चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे जो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1,10,000 रुपए की। अब ये तो नॉर्मल एनसीआई है कि हम एनसीआई को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब एनसीआई को कैलकुलेट करने के लिए दो मजीद हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं जिनके थ्रू एनसीआई को कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला मेथड है वो है फुल गुडविल मेथड और दूसरा मेथड है पार्शियल गुडविल मेथड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना चेंज आता है अगर इन दोनों मेथड्स को इस्तेमाल किया जाए तो। बेसिकली ये दोनों मेथड जो हैं वो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यूज किए जाते हैं, और गुडविल में जो एनसीआई यूज की जाती है वो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एनसीआई हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये वो एनसीआई है जिसने रिपोर्ट होना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब यहाँ पर अगर हम वन बाय वन इसको डिस्कस करें तो सबसे पहला जो चेंज आता है दोनों ही मेथड्स में, बाकी गुडविल की कैलकुलेशन सेम रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वैल्यू एट एक्विजिशन में चेंज आता है, जो कि हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखा था। बाकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सेम ही रहती हैं। अब इस चेंज के लिए एनसीआई दो मेथड्स इस्तेमाल करती है, या तो फुल गुडविल या पार्शियल गुडविल। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पार्शियल गुडविल का मेथड इस्तेमाल किया जाए तो किस तरह से कैरिंग वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो पार्शियल गुडविल में कैरिंग वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हमारे पास आएंगी, जिनमें जो पहली है वो है टोटल नेट एसेट्स ऑफ यूनिट, नेट एसेट्स ऑफ यूनिट या फिर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, जिसके लिए हमने कैलकुलेट करनी है एनसीआई। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे पार्शियल गुडविल की बात हो रही है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखेगी पेरेंट कंपनी के उसका इंटरेस्ट कितना है गुडविल में। अब जैसे कि हमने यहाँ ऊपर बात की थी कि जो कंपनी है
वो 60% एक्वायर कर रही है दूसरी कंपनी को जो कि टैस कंपनी थी। अब अगर 60% एक्वायर कर रही है तो उसके लिए गुडविल जो है वो 100% नहीं हो सकती। जितने प्रोपोर्शन में उसने एक्विजिशन की है उसी प्रोपोर्शन में उसको गुडविल भी एलोकेट की जाएगी पार्शियल गुडविल के मुताबिक। इसलिए एनसीआई की जो कैरिंग वैल्यू होगी एट द स्टार्ट, जिसको हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, उसमें दो इम्पैक्ट्स आएंगे। एक, टोटल कितनी नेट एसेट्स की वैल्यू है कंपनी की सब्सिडरी की। दूसरा, कि पेरेंट का कितना इंटरेस्ट है गुडविल में। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमने कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंपनी के लिए, तो उसके लिए क्या होगा कि नेट एसेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो नेट एसेट ऑफ यूनिट हैं वो आ रहे हैं 200,000 रुपीज के। अब यहाँ पे अगर 200,000 रुपीज के ये आ रहे हैं टोटल नेट एसेट्स, तो इनमें कुछ हमने पेरेंट का इंटरेस्ट भी गुडविल में ऐड करना है। लेट्स सपोज कि जो गुडविल है टोटल, वो गुडविल आ रही है 20,000 रुपीज की। अब 20,000 रुपीज की अगर गुडविल है तो कंपनी ने 80% का हिस्सा जो है 80% जो है वो पेरेंट कंपनी ने 60% जो है वो एक्वायर कर लिया है सब्सिडरी को। तो अगर गुडविल का हिस्सा देखें पेरेंट का तो वो आ जाएगा 12,000 रुपीज। अब अगर एनसीआई की एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वैल्यू देखी जाए तो वो आ जाएगी 2,12,000 रुपए की, क्योंकि पार्शियल गुडविल हमने यहाँ पर यूज किया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का इंटरेस्ट आएगा, जिस तरह पार्शियल नाम से शो हो रहा है कि आधी गुडविल इसमें शामिल होगी, और गुडविल सिर्फ वो शामिल होगी जिसमें पेरेंट का हिस्सा है। अब यहाँ तक पार्शियल गुडविल को हम जान चुके हैं कि पार्शियल गुडविल क्या है। अब दूसरा जो मेथड आता है वो आता है फुल गुडविल मेथड। अब जिस तरह यहाँ पर पार्शियल गुडविल थी तो हमने कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये कैरिंग वैल्यू इसी मेथड में इस्तेमाल होगी इनिशियल वैल्यू में, और बाकी एडजस्टमेंट सेम रहेंगी। इसी तरह से जिस तरह पार्शियल गुडविल को कैलकुलेट किया है, अब हम फुल गुडविल मेथड के थ्रू एनसीआई को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर फुल गुडविल मेथड कब इस्तेमाल होगा, कब कंपनी पूरी गुडविल को लेके एनसीआई को कैलकुलेट करेगी, जब एनसीआई जो है वो एक कैश जनरेटिंग यूनिट होगा, मतलब उसकी वजह से जो है वो कैश आएगा। जिस तरह अगर देखा जाए तो सेल की जाए तो कैश जो है वो जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी जो है वो कोई भी हो सकती है, लेकिन उसका कैश जनरेटिंग यूनिट होना जरूरी है। कैश जनरेटिंग यूनिट वो होता है जो कंपनी को कैश प्रोड्यूस करके देता है, कैश जनरेट करके देता है। अब यहाँ पे भी सिर्फ जो चेंज आएगा वो कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई में आएगा। उसमें भी जिस तरह पार्शियल गुडविल में सबसे पहले हम टोटल नेट एसेट्स ऑफ यूनिट या टोटल नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी लेते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी हमने वही ले लेने हैं। उसके बाद हमने अगर पार्शियल गुडविल को देखा हो तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का इंटरेस्ट लेते थे गुडविल में, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पेरेंट और सब्सिडरी दोनों का इंटरेस्ट आ जाएगा गुडविल में। पेरेंट की सब्सिडरी में, मतलब पेरेंट ने जो 60% हिस्सा लिया हुआ है उसका भी गुडविल का इंटरेस्ट आएगा, और साथ ही साथ जो एनसीआई है, जो रिमेनिंग पोर्शन 40% शेयर होल्डर बच गए हैं जिनका कोई वोटिंग राइट नहीं है, उनका भी यहाँ पे गुडविल में इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि कैश जनरेटिंग यूनिट है इसलिए एनसीआई को भी गुडविल चार्ज की जाएगी। नॉर्मली ऐसा होता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को चार्ज नहीं किया जाता, इसलिए पेरेंट कंपनी गुडविल का हिस्सा लेती है, क्योंकि पेरेंट कंपनी एनसीआई को कैलकुलेट कर रही होती है, पेरेंट कंपनी ने एक्वायर की होती है सब्सिडरी, इसलिए इसका ये राइट है कि ये यहाँ पर गुडविल को रिकॉर्ड कर सके। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल जो था हमारे पास टोटल नेट एसेट्स वो 200,000 ही रहते हैं, तो हम यहाँ पर 200,000 रुपीज को ही लिख देते हैं। और अब अगर हमने बात की थी कि 20,000 रुपीज जो है वो गुडविल है जिसमें 60% पेरेंट का है और एनसीआई का 40% है, तो अगर 60% को देखते तो वो 12,000 था और रिमेनिंग जो है वो 8,000 बच जाएगा।
तो टोटल 20 का 20,000 ही हम यहाँ पर चार्ज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा फुल गुडविल मेथड, जिसमें तमाम की तमाम गुडविल को हम नेट एसेट्स में ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2,20,000 रुपीज अब एनसीआई की कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट। अब या तो ये या फिर पार्शियल गुडविल की जो कैरिंग अमाउंट है इसको हमने यहाँ पर इनिशियल अमाउंट में चार्ज करना है, बाकी जो एडजस्टमेंट है उनको सेम रखेंगे और कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई एट ईयर एंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एनसीआई या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कंसोलिडेशन के कंसेप्ट में किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है, और हमने हर पॉसिबल वे से उसको कैलकुलेट करके देख लिया।